एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक कम्युनल सिस्टम है उसमें फिर बड़ी तकलीफें हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सच बोलता है तो इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग। लेट मी वेलकम सबूही खान जी। सबूही जी, नमस्कार एंड वेलकम। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आपके जनरस वर्ड्स के लिए, आपकी तारीफ के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इट मीन्स अ लॉट टू मी। झूठी तारीफ तो मैंने की नहीं है, जो है सच वो मैंने बताया। आपको हम सुनते रहते हैं, आप मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ जगहों पे आप जो बात करती हैं उसको कोई झुटला नहीं सकता। मसला ये है कि कोई उसको आपके पास आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कोई झुटला नहीं सकता। और ये एक बड़ी चीज है कि भारत में हमारे लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पे मैं भी अपने आप को इंडियन ही समझता हूँ कि हमारे पुरखों ने अगर हिजरत कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डीएनए चेंज हो गया है या हमारी रूट्स खत्म हो गई है। आज भी भारत के नेशनल एंथम में है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो गुजरात में पुरखों की पैदावार है, मेरी सिंध में पैदाइश है, तो हम भारत का ही हिस्सा है। मैं आपसे बड़ा मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि हम तो फिर लंदन में बैठे हैं। आप तो वहाँ एक खतरनाक कह लें कि सिचुएशन में रह के भी ये चीज कर रही हैं। कितना मुश्किल है ये सफर। आगे मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगा, पहले आप ये बताइए कि आपके लिए ये काम कितना मुश्किल है। कोई अपोजिशन मिलती है आपको, कोई मुखालफत फैमिली लेवल पे या बाहर कहीं? जी, जी। आरिफ जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल के जवाब पर आने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि आप डेफ़िनिटली उतने ही भारत पुत्र हैं जितनी मैं भारत पुत्री हूँ, और पूरा हिंदुस्तान आपको बहुत प्यार करता है। आप मतलब जो कर रही हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ रहते हुए हम लोग जिन चुनौतियों को देख रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, हम उनके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन आप भारत में ना होते हुए भी जो आपका एक इमोशनल जो एक कनेक्ट है देश से, वो बहुत काबिले तारीफ है, वो बहुत मोटिवेट करता है उन भारतीयों के लिए भी जो भारत में रहते हुए भी अक्सर भारत की परेशानियों से अपने आप को कनेक्टेड फील नहीं करते हैं या सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है। तो बहुत आपको साधुवाद, प्रणाम। बाकी दूसरे आपके सवाल पर आते हुए मैं ये बोलूंगी कि देखिए, चुनौतियां तो डेफिनेटली हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, या ये कहिए कि विभाजित हुआ, उस समय क्रांतिकारियों के लिए या फिर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो चैलेंजेस थे वो अलग थे। आज हमारे सामने चैलेंजेस अलग हैं, बहुत तरह की चुनौतियां भारत की तरफ देख रही हैं। डेफिनेटली टफ है, क्योंकि कुछ एंटी नेशनल फोर्सेस भारत से बाहर है जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। काफी ऐसी हैं जो देश के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजेस रहते हैं, थ्रेट्स रहते हैं। लेकिन जैसा आपने पूछा कि परिवार में, तो मैं अपने आप को इस चीज में लकी मानती हूँ कि डेफिनेटली कुछ प्रारब्ध तो रहा ही होगा पुराने जन्मों का, जो महसूस होता है कि हाँ, ये मेरी कॉलिंग है। लेकिन एक बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है मेरे परिवार का भी है, कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया, कभी भी मेरे सवालों को नहीं रोका। मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती हूँ। मेरी फादर तो अब नहीं है, अब्बा। मेरी मदर भी कभी इस चीज में मुझे ये कहा नहीं जाता है कि क्यों मैं तिलक लगा रही हूँ या क्यों मैं आश्रम जा रही हूँ, क्यों मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और 4 साल का बेटा है हमारा, तो हम लोग अक्सर प्रवास पे रहते हैं अपने अभियान में। आप शायद जानते होंगे, राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें मैं भारत प्रवास पर रहती हूँ अक्सर अपनी टीम के साथ। तो बिना परिवार की सहायता के तो नहीं हो पाता। कहते हैं ना अक्सर कि लोगों को तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन तस्वीर के पीछे की जो कील होती है वो अक्सर दिखाई नहीं देती है। तो डेफिनेटली मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड मेरे इन कामों के और समाज सेवा के पीछे हैं। तो सबकी सपोर्ट है, सबका प्यार है। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं भारत में रहकर ये काम कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, मेरे पास कोई पद या कोई सिक्योरिटी इस तरह की चीजें नहीं है, ना ही मैंने सरकार से मांगी है, क्योंकि हालांकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं मांगूंगी तो मुझे दी जाएगी, लेकिन मैं इस कारण नहीं मांगती हूँ कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कितनी सारी चुनौतियां हैं, ऑलरेडी हमारी सरकार इतनी सारी चुनौतियों से जूझ रही है। तो उनको और ज्यादा बर्डन कर देने से बेहतर है कि अपने आत्मबल को जगाकर ही काम किया जाए।
और पूरे देश में भाइयों की इतनी फौज है कि कहीं भी अगर कोई थ्रेट होती है तो चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, सभी भाई लोग आते हैं, पूरी सुरक्षा सम्मान से सारे काम करने में मदद करते हैं। तो यही कहती हूँ कि वर्दी वाली सुरक्षा से ज्यादा मेरे जो रक्षा सूत्र वाली सुरक्षा है, ये है मिस्टर DIY, खुद इन्वेस्ट करने का रखते हैं शौक। सुरक्षा से ज्यादा मेरे जो रक्षा सूत्र वाली सुरक्षा है, भाइयों की सुरक्षा है, उस कारण भी प्रवास में और अभियान में काफी मदद मिल पाती है। सुबुई जी, मैं अभी भारत आया था और मैं जी। भारत में गुजरात भी गया, मैं यूपी में भी कुछ जगहों पे गया, राजस्थान में कुछ जगहों पे गया, दिल्ली में काफी दिन रहा। हम सोशल मीडिया पे जब भारत आने से पहले देखते थे तो हमें एक ऐसा इम्प्रेशन मिलता था कि भारत में है ना हिंदुत्ववादी है ना वो सड़कों पे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमानों की बेटियों को छीन के लेके जा रहे हैं, मस्जिदों को आग लगा रहे हैं। लेकिन मैं तकरीबन 25 दिन भारत में रहा, मुख्तलिफ जगहों पे रहा, मुझे कहीं कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। मैं गुजरात में काफी मुसलमानों से मिला और उन्होंने कहा कि हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी गलत देश में रह रहे हैं, हमको तो पूरा इंडियन प्यार मिलता है, यहाँ पे पूरे राइट्स हैं, सब कुछ है। तो ये क्या वजह है कि सोशल मीडिया पे इतना कुछ दिखता है लेकिन ग्राउंड पे मुझे नजर नहीं आया? तो क्या वाकई नहीं है कि छुपा हुआ है? जी जी, आरिफ जी देखिए, बहुत सालों के बाद भारत में एक कल्चरल रेनेसां कहा जाए या कहते हैं कि एक सांस्कृतिक एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है कि सब भारतीय समझ रहे हैं कि हजारों साल तक हमारे साथ क्या हुआ, हमारी संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को नष्ट किया गया। तो वो जो कॉन्शियसनेस हमारी जाग रही है एज एन इंडियन, आप भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय को भूल जाइए, हमारी भारतीय होने के नाते जो चेतना जागृत हो रही है उससे एंटी नेशनल फोर्सेस इतना डर गई हैं, इतना घबरा गई हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो इंटरनेशनल मीडिया में एक एंटी भारत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो करते हैं बौद्धिक आतंकवादी जो बोलते हैं कि भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं होता है, हिंदू एक सभ्यात्मक, एक सांस्कृतिक पहचान है, हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है। जैसे अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन हैं, रशिया में पैदा होने वाले रशियंस हैं, ऐसे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र बोल के वो ऐसा माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं कि जैसे किसी एक रिलीजन के बेस पे कोई राष्ट्र खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे रिलीजन के लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आरिफ जी। थियोरेटिकली तो मैंने आपको बताया ही है कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, एक संस्कृति है, लेकिन प्रैक्टिकली भी समाज में क्या होता है, एक तो मैंने आपको सुरक्षा की दृष्टि से बताया कि वही हिंदू भाई एक मुसलमान बहन को सुरक्षा दे रहे हैं। मैं पूरे भारत का प्रवास कर पा रही हूँ अपने हिंदू भाइयों के कारण। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में प्रवास करते हुए तेलंगाना पहुंचे, तो वहां पर एक आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम सुना होगा, और एमिन करके उनकी एक मुस्लिमीन की पार्टी है, वो एमिन के गुंडे, मुसलमान पार्टी के मुस्लिम गुंडे मुझे स्टॉक कर रहे हैं या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहाँ रुकी हुई हूँ। तो एक मुसलमान बहन को मुसलमान गुंडों से सुरक्षा वो हिंदू भाई ही दिला रहे हैं। हैदराबाद में मैं उस बच्चे का नाम जरूर लेती हूँ, उसका नाम विशाल शर्मा है। वो जिस होटल में मैं रुकी थी आरिफ जी, उस होटल के रिसेप्शन पर अपने 7-8 दोस्तों के साथ रिसेप्शन पे सोया था वो बच्चा, ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में। तो ये रियलिटी है भारत की। और इस तरह का नरेटिव बनाते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सपोज करिए कि दो मुसलमान बच्चों के साथ अगर आपसी लड़ाई में कोई अपराध भी हो जाता है, दो पार्टीज में अगर झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, किसी मुसलमान बच्चे को कोई धक्का भी दे देता है, उस और वो आईपीसी के चार्जेस के हिसाब से ट्रायल भी होगा, सजा भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इन लोगों को मौका मिल जाता है कि देखो देखो भारत में मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। आप इमेजिन करिए 135 करोड़ पॉपुलेशन में अगर दो मुसलमान के साथ कोई अपराध भी हो जाता है तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे देते हैं, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बोलने लगते हैं। अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो आई थिंक वो परसेंटेज भी नहीं निकल पाएगी, इतना कम नंबर होता है, 2 या 3 इंसिडेंट 135 करोड़ में। इस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। एक और उदाहरण मुझे याद आया, अभी मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मेरठ में मेरी पैदाइश और परवरिश हुई है, तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले क्योंकि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुसलमान महिलाओं का बहुत समर्थन मिल रहा था,
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त कर दिया था। और मुस्लिम महिलाएं जो पहले घरों से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनको गलियों में, चौबारों में और पान की दुकानों में गैंगस्टर्स, बदमाश, माफिया बैठे रहते थे। हर संप्रदाय की महिलाओं को वो सुरक्षा मिली उत्तर प्रदेश में योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर के एकदम पुख्ता इंतजाम के कारण। तो इस वजह से इन लोगों ने मुस्लिम वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए माहौल बनाया कि एक गाजियाबाद करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर कोई एक मुस्लिम बुजुर्ग होंगे, वो शायद ताबीज वगैरह बनाते होंगे, तो उन्होंने ताबीज बना के दिया, किसी पार्टी को ताबीज काम नहीं किया, तो उन पार्टी के 4-5 लोगों ने आके उन मुस्लिम बुजुर्ग को मारा। और मतलब इस तरह का नैरेटिव बना कि देखिए योगी जी में एक भगवा धारण किए हुए सीएम के राज में मुसलमान के साथ ये हो रहा है। उन बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी गई थी, तो उस पर बहुत इंटरनेशनल मीडिया में हो हल्ला बचा कि योगी राज में मुसलमान की दाढ़ी काटी जा रही है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जिन लड़कों ने दाढ़ी काटी थी उन मुस्लिम बुजुर्ग की, वो 4-5 लड़के मुसलमान थे। आपसी झगड़े में मुसलमान ने ही मुसलमान की दाढ़ी काटी और ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि योगी जी के राज में मुसलमान की दाढ़ी काटी जा रही है। तो देखिए ये बहुत सफेद झूठ है, बिल्कुल ही इनका कोई आधार नहीं है, निराधार बातें हैं। और अब पढ़े लिखे लोग भी समझ रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया में अगर ये लोग क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं, तो भारत में भी हमारे बहुत लोग अब समझ गए हैं कि ये नैरेटिव्स की वॉर है। और सोशल मीडिया पे सभी लोग, सोशल एक्टिविस्ट, सब लोग जुट जाते हैं सच लोगों के सामने लाने के लिए, ताकि हमारे देश को बदनाम ना किया जा सके। भारत को बदनाम करने की जो मुहिम है उसका जाहिर है उसको लीड कर रहा है इमरान खान और पाकिस्तान की सरकार। अभी आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया के नाम से एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और जिसमें भारत ने एतराज भी उठाया कि रिलीजियोफोबिया वर्ड यूज होना चाहिए, इस्लामोफोबिया नहीं, सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और हकीकत में ऐसा होता है कि आप अगर किसी देखें, ज्यादा अगर आप देखेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, लेकिन 99% टेररिस्ट तो मुसलमान है ना। तो जब हम उनके बारे में सच बोलेंगे तो उसको इस्लामोफोबिया कह दिया जाता है। जैसे कि अभी आपको पता है भारत में एक फिल्म आई है दी कश्मीर फाइल्स। किसको नहीं पता कि पाकिस्तान बेस्ड मुस्लिम टेररिस्टों ने कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, ऐसा काइंड ऑफ जेनोसाइड और एक्सोडस हुआ उधर। ये सब सच है, लेकिन जब सच बोलो तो आप कहते हो कि जी इस्लामोफोबिक फिल्म है और ये है और वो है। आपका क्या ख्याल है ये कश्मीर फाइल्स के बारे में, और खास तौर पे ये जो केजरीवाल साहब ने इसके लिए जो मोकरी की है, जिसपे हिंदुओं के दिल बहुत दुखे हैं, खास तौर पे कश्मीरी हिंदुओं के, कि केजरीवाल साहब को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम एक जेनोसाइड का मजाक तो ना उड़ाएं। नहीं करना टैक्स फ्री ना करें, आपकी मर्जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन कम से कम मजाक तो ना उड़ाएं। इससे पहले आपने 3 फारिग किस्म के फिल्मों को तो टैक्स फ्री किया था, अभी क्रिकेट के ऊपर 83 को भी आपने टैक्स फ्री किया, तब तो आपको कोई यूट्यूब याद नहीं आया। लेकिन आज तो आपका क्या ख्याल है कश्मीर फाइल्स के हवाले से, ये जो इस्लामोफोबिया टर्म किया जा रहा है उस पे? जी जी, आरिफ जी बहुत अच्छे आपने सवाल किए हैं। इसमें 3 बातें आती हैं, एक इस्लामोफोबिया, एक कश्मीर फाइल्स और एक केजरीवाल जी की स्टेटमेंट। सबसे पहले तो मैं इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करना चाहूंगी कि हम लोग इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी हम सभी लोग जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड किंगडम में इस्लामोफोबिया हैज बीन लेजिस्लेटेड, कानून बन गया है कि आप इस्लाम को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। कोई पब्लिक डिस्कशंस ही इस्लाम को लेकर नहीं होने हैं। तो ये इस्लामोफोबिया शब्द गढ़ा ही गया है उस सोची समझी साजिश के तहत कि सवाल रोक दो, क्योंकि अब मुसलमान बच्चे जाग रहे हैं, मुसलमान युवा खासतौर से जाग रहा है। उनको लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नहीं कहते थे जो उनके नाम पर आज हो रहा है। इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क हम पढ़ा लिखा लिबरल रैशनल मुसलमान अब जान रहा है। तो उन सवालों को रोकने के लिए, उस रेवोल्यूशन को बंद करने के लिए और निप इन द बट करने के लिए कि वो क्रांति ना पाए, रिफॉर्म ना हो पाए इस्लामिक समाज में, ये इस्लामोफोबिया शब्द गढ़ा गया। और धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में इसमें कानून बनवाने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को डिस्कस ही मत करो। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ आरिफ जी कि सवाल पूछने से वही रोकता है जिसके पास छुपाने के लिए कुछ हो। हम भारतीय संस्कृति,
से जुड़े हुए हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, आप भी भारतीय मुसलमान हैं, तो हम जेनेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं, हमारी जीन्स में इंटेलिजेंस होती है। हम लोग सवाल बहुत डीपर लेवल के पूछते हैं, हम लोगों के सवाल जो है बहुत शैलो नहीं होते, गहराई होती है। तो हम लोग ये सवाल पूछेंगे। हम लोग, भारत का जो ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें तो भगवान से भी सवाल कर रहे हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल कर रहे हैं। तो हमें, हमारे यहाँ कोई एक मोनोलॉग नहीं होता है कि भगवान हमें बता रहा है कि आपको ये करना है और आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप बस मुंह पे उंगली रख के उसको मान रहे हैं। हमारे यहाँ डायलॉग होता है इवन बिटवीन गॉड एंड द क्रिएशन। तो जब हम भारत में पैदा हुए तो हम सवाल बिल्कुल पूछेंगे, और इस्लामोफोबिया जैसा शब्द भारत में तो हम बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे, और इस साजिश को भी बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे कि सवाल ही रोक दिए जाए। देखिए, फोबिया एक इरेशनल फियर होता है आरिफ जी, कि आप किसी चीज से फालतू में ही डर रहे हैं। इस्लामोफोबिया इज नॉट एन इरेशनल फियर, एक रैशनल फियर है, एक जायज डर है। इस्लाम के नाम पर तलवारें लेकर मुल्कों पर आक्रमण किए गए हैं, इस्लाम के नाम पर रेडिकल किया गया है बच्चों को, इस्लाम के नाम पर अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद के नाम पे अगर जैश ए मोहम्मद चल रही है तो हम सवाल क्यों ना करें? मुसलमान युवा तो जरूर सवाल करेगा। तो इस इस्लामोफोबिया को हम लोगों को बहुत ज्यादा एकजुट होकर और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि ये बहुत गलत शब्द है और बहुत साजिश के तहत शब्द है। और मैं तो कहती हूँ कि ह्यूमन राइट वायलेशन है कि आप किसी की क्यूरियोसिटी, किसी के क्वेश्चंस को दबा रहे हैं, किसी की डिसीजन मेकिंग, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाह रहे हैं। तो दिस शुड कम अंडर ह्यूमन राइट वायलेशन। दूसरी बात, मैं बात करना चाहती हूँ कश्मीर फाइल्स की। देखिए आरिफ जी, कश्मीर फाइल्स देखने से पहले भी काफी सालों से मैं कश्मीरी हिंदू भाई बहनों से जुड़ी रही हूँ। उनका एक उदाहरण मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कश्मीर फाइल्स को इस्तेमाल करके ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो आप समाज को बांट रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। गुड़गांव में, दिल्ली के पास एक जगह है, वहां पर एक मातामाल रेस्टोरेंट है। वो एक कश्मीरी परिवार वो रेस्टोरेंट चलाता है। और जब हम उनसे मिले तो हमें पता चला कि उनके परिवार को ऐसे ही रातों रात वहां से घर छोड़ के जाना पड़ा था। करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी थी। ये मैं आपको अपना पर्सनल इंटरेक्शन उनसे बता रही हूँ जो हुआ है। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उनको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ा था। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी, और जम्मू में जाकर उनको किसी दोस्त के यहाँ पनाह लेकर, किसी के साथ रूम शेयर करके पूरे परिवार को रहना पड़ा था। और 30 सालों के बाद जब उनको लगा कि कश्मीर के हालात थोड़े बेहतर हैं और वो जाएं वहां पर और देखें कि उनके घर का क्या हुआ, तो जिस जगह उनका मंदिर था, मैं चाहती हूँ कि सारे मुसलमान भी इस बात को मनन करें आरिफ जी, कि उस घर में जिस जगह उस कश्मीरी परिवार का मंदिर था, उस जगह आज जो परिवार वहां पे रह रहा है, मुस्लिम परिवार रह रहा है, उन्होंने अपना टॉयलेट बनाया हुआ है। कैन वी इमेजिन दैट पेन? ये मैं आपको मूवी की बात नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सिर्फ एक परिवार का, कि जिस जगह आपने भगवान को महसूस किया होगा, जिस जगह आप मंत्रोच्चारण करते थे। हम ही एक जगह अगर हमारी फिक्स्ड हो कि हम यहाँ पे जानमाज डाल के नमाज पढ़ते हैं, उस जगह कोई टॉयलेट बना दे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी? हम लोग क्यों उन मानव मूल्यों को भूल गए हैं? हम लोग क्यों इंसानियत को भूलकर इतना ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं मुसलमान के खिलाफ कोई बात हो रही है? अब भी मुसलमान के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर आज भी मुसलमान ने अपनी जबान नहीं खोली या हक के लिए आवाज उठानी शुरू नहीं करी, तो वो वक्त दूर नहीं है जब पूरा विश्व मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मुसलमान को अपराध को, आतंकवाद को, कट्टरवाद को मौन समर्थन देना बंद करना होगा। देखिए, मेरे गुरुजी माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी आरिफ जी। उन्होंने कहा था कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रवादी, उनको पता है कि क्या हो रहा है और वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक होते हैं देशद्रोही, उनको भी पता होता है कि क्या हो रहा है और वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बीच में बहुत बड़ी परसेंटेज होती है जो अराष्ट्रीय होते हैं, क्लूलेस मेजॉरिटी। मुसलमान समाज में भी ऐसी क्लूलेस मेजॉरिटी है जिन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ना वो इस्लाम का इतिहास जानते हैं, ना वो ये जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के साथ इस्लामिक स्टेट के नाम पर क्या हुआ। पैगंबर मोहम्मद की बॉडी को 18 घंटे तक सड़ी गर्मी में बेइज्जत किया गया, सिर्फ एक लेगेसी की लड़ाई में। मुसलमान यही नहीं जानता है कि पैगंबर मोहम्मद के सामने तो किसी कंट्री पे इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए आक्रमण ही नहीं हुआ। जितने भी आक्रमण हुए इस्लामिक स्टेट बनाने के, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद हुए। तो इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क हम नहीं जानते हैं, तो हमारी कमी है। दूसरों को दोष मत दीजिए। अगर दूसरा हमसे सवाल पूछ रहा है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कितनी
अश्लील तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कई जगह। वो कहां से लोग हमसे पूछ रहे हैं? हमारे ही हदीसों से उठा के पूछ रहे हैं। वो अपने आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो जो हदीसों में पढ़ रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप तो पैगंबर मानते हैं, इन हदीसों में क्या लिखा है? अब मुसलमान क्या करता है, वो ऑफेंड हो जाता है, नहीं नहीं मेरे प्रॉफिट को ऐसे मत बोलो। अरे आप उन हदीसों को तो डिस्कार्ड करिए। आप ये तो मानिए कि ये सब फैब्रिकेटेड कूड़ा कचरा है, आग लगा के फेंको डस्टबिन में। आप वो भी नहीं मानेंगे और आप प्रॉफिट के लिए भी ऑफेंड हो जाएंगे। तो देखिए, रैशनैलिटी के साथ चीजों को देखने का अब समय आ गया है आरिफ जी। और एक मैं उदाहरण और देती हूँ कि एक बहुत ही जाने माने एक फिल्म निर्माता और पत्रकार महोदय ने अभी जिस 2 दिन पहले एक ट्वीट करी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करके। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि मेरे पास एक मुसलमान बच्चे का, वो शायद वामपंथी होंगे या जो भी उनका एजेंडा रहा होगा, उन्होंने मोदी जी को टैग करके ट्वीट करी कि नरेंद्र मोदी जी, मेरे पास एक मुसलमान बच्चे का ईमेल आया है कि 500 साल पहले अगर किसी मुसलमान बादशाह ने आक्रमण किया है भारत पे तो मैं कैसे दोषी हूं? अगर मुझसे 1000 मील दूर इस्लाम के नाम पर कोई अपराध हुआ है जिस समय मैं केवल 3 वर्ष का था, तो मैं कैसे दोषी हूं? तो मैंने उनकी ट्वीट का जवाब ट्वीट में तो दिया ही, उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लूलेस मुसलमान बच्चे हैं जो ये सवाल पूछते हैं, वो जानते ही नहीं है रियलिटी, उनको हमें क्लैरिटी देनी जरूरी है। मैंने उस वीडियो में ये बोला कि बेशक 500 साल पहले जिस बादशाह ने आक्रमण किया भारत पे, मैं उसके लिए दोषी नहीं हूं। बेशक मैं उस अपराध के लिए दोषी नहीं हूं जो 1000 मील दूर मुझसे हुआ है, जिस वक्त मैं केवल 3-4 साल की थी। मैं 1986 बॉर्न हूं, तो जिस वक्त कश्मीरी हिंदू भाई बहनों के साथ जेनोसाइड हुआ, उनके साथ मास रेप, मर्डर, स्लॉटर्स हुए, मैं बेशक बहुत छोटी रही होंगी, मैं उस अपराध के लिए दोषी नहीं हूं। लेकिन आज अगर सब कुछ जानते हुए भी मैं मौन धारण किए हुए हूं, अपने मुंह पर जिप लगाए हुई हूं, या उस दर्द को दर्द नहीं मान रही हूं, या केजरीवाल साहब की तरह बैठकर उसका मजाक उड़ा रही हूं, या डिनाई कर रही हूं कंप्लीटली कि जी आपके साथ तो ये हुआ ही नहीं, हमें आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल दोषी हैं। मैं एक और उदाहरण देती हूं कि 20 करोड़ से ज्यादा है मुसलमान भारत में। हम कौन सी दृष्टि से माइनॉरिटी हैं आरिफ जी, आप खुद बताइए। यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा के हिसाब से क्या हम माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई करते हैं? वो देश जिसने कभी किसी माइनॉरिटी का परसिक्यूशन नहीं किया। ज्यूज का पूरे विश्व में परसिक्यूशन हुआ, भारत में नहीं हुआ। और जब पूरे विश्व में दौड़ के और थक के जब वो अपने फाइनली जाके अपनी कंट्री में स्टैब्लिश हुए, तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में ये स्पीच में बोला कि हम पूरे विश्व में हमारी प्रताड़ना हुई लेकिन भारत में नहीं। पारसीज हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, कितनी माइनॉरिटीज हैं, किसी के साथ कभी भारत का इतिहास ही नहीं है एक्सपेंशनिस्ट कि हम आक्रमण करें दूसरी कंट्री पे, या कोई बेबस है या पीड़ित है तो उसको हम और ज्यादा परेशान करें। उसके बावजूद 20 करोड़ पॉपुलेशन मुसलमान अगर अपने आप को माइनॉरिटी कहती है और एक विक्टिम कार्ड खेलती है हर जगह कि अगर उनकी किसी अपराध पे सवाल भी पूछ लिया जाए तो एकदम विक्टिम बन के आ जाते हैं कि जी हम माइनॉरिटी है इसलिए हमारे साथ ही हो रहा है। अगर हम उस मानसिकता के मुसलमान हैं तो हम बिल्कुल दोषी हैं। मैं इस चीज को बोलने में बिल्कुल भी आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स कि आप ठीक है दूसरे के अपराधों के लिए दोषी नहीं है, लेकिन अपने आज के अकर्मण्य होने के लिए, या अपने आज के मौन के लिए, या अपने आज की मैनिपुलेशन के लिए बिल्कुल दोषी हैं। और अगर आपको सही में ये लगता है कि हाँ इस्लाम बदनाम हो रहा है या इस्लाम पर उंगलियां उठ रही हैं, तो आगे बढ़ के दिखाइए ना इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने। दिखाइए ना कि नहीं हाँ पैगंबर मोहम्मद हमारे ऐसे चरित्र की बात करते थे और हम खुद ही अपने चरित्रहीन हो गए हैं, हम खुद ही इस्लाम को भूल चुके हैं और बस इस्लामिक स्टेट की ओर आंख बंद करके अपने कट्टर मौलानाओं के पीछे या फिर मजहब के नाम पे राजनीति करने वाले नेताओं के पीछे हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम अपने सोचने समझने की क्षमता भूल गए हैं। अगर हम वो दिमाग अपना खुला नहीं रख पा रहे हैं तो हम बिल्कुल दोषी हैं, फिर हम दूसरों पर उंगली क्यों उठाते हैं? सुबोही जी, मैं नेशन से जुड़ा हुआ हूँ 27-28 साल से। माइनॉरिटी कमीशन की मैंने कई मीटिंग्स अटेंड की हैं। आपने अभी जैसे माइनॉरिटी की बात की, तो यूएन की डेफिनेशन के मुताबिक माइनॉरिटी सिर्फ उन कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है जहां पे राष्ट्र धर्म हो कोई। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, वहां पे नॉन मुस्लिम्स आर माइनॉरिटीज। लेकिन भारत एक सेक्युलर देश है, इंग्लैंड एक सेक्युलर देश है, अमेरिका एक सेक्युलर देश है, यहाँ पे माइनॉरिटीज का एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये सिर्फ भारत का ढकोसला सेक्युलरिज्म है, सॉरी टू से, जिसमें माइनॉरिटीज भी हैं
और हिंदू मेजोरिटी में भी नहीं आता, क्योंकि हिंदू धर्म अगर राष्ट्र धर्म होता ना तो फिर आपके पास माइनॉरिटी कहलाने का हक है। तो सेक्युलरिज्म में सब बराबर होते हैं, कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं होता। देखिए एक आप कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने अभी ये बताया, मैं इसमें और एक और ऐड करती हूँ कि जब क्योंकि इस मुद्दे को अब हम लोग मीडिया में भी बार बार ला रहे हैं, तो आई एम श्योर इस पर भी एक मूवमेंट चलेगा, और जब इस पर बात होगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक और पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि माइनॉरिटीज अगर निर्धारित भी हो तो स्टेट वाइज निर्धारित हो। जैसे सिख भाई बहन अगर देखें आप, नेशनली माइनॉरिटी हैं, पंजाब में जाइए तो मेजॉरिटी है। तो अगर माइनॉरिटी डिसाइड हो तो स्टेट वाइज होनी चाहिए। भारत कोई छोटा सा भूखंड तो है नहीं, जमीन का टुकड़ा। तो देखिए बहुत चीजें रैशनैलिटी के साथ और इंसाफ की दृष्टि से होनी चाहिए, और राजनीति करने के लिए या सिर्फ लोगों को बांटने के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरा बस ये दृष्टिकोण है। इसी तरह एक और इशू चल पड़ा है। एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर हैं नियाज खान, इन्होंने अभी एक ट्वीट की थी कि अब विवेक अग्निहोत्री को चाहिए कि कश्मीर फाइल्स के बाद अब मुस्लिम माइनॉरिटी जेनोसाइड के ऊपर भी एक फिल्म बनाएं जो भारत में हुआ है। तो मैं अपनी वीडियोस में हम सवाल करें कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी कितने मारे गए, तो मैं आपको मंथ वाइज नाम के साथ जगह के साथ डिटेल दे सकता हूं कि फरवरी में तकरीबन 100 हिंदू माइनॉरिटीज लड़के लड़कियां मारे गए या फोर्स कन्वर्जन हुआ। आप मुझे भारत में 5 दिखा दें एक महीने में कोई ऐसा हुआ हो। तो आप तो एक वकील हैं, आप तो स्टैटिस्टिक के अंदर रहती हैं, आपके पास ऐसी कोई चीज है जिससे पता चले कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ इतना अत्याचार होता है? आरिफ जी, मैं सच बात बताऊं कि जब भी ये सवाल या इस तरह का डिस्कशन मेरे सामने आता है तो मुझे मतलब एक बहुत ही मिक्स फीलिंग्स आती हैं। मुझे हंसी भी आती है इस तरह के सवाल पर, और मैं जानती हूँ कि आप ये लोगों का ही सवाल पूछ रहे हैं, आप इसका जवाब ऑलरेडी जानते हैं कि इस पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। एक्चुअली इंटॉलरेंट या टॉलरेंट शब्द भी ना, मैं मानती हूँ कि भारत के लिए जब अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं भारत इज अ वेरी टॉलरेंट कंट्री, मैं कहती हूँ वो भी गलत है। भारत के लिए टॉलरेंट या इंटॉलरेंट शब्द नहीं है। भारत बर्दाश्त नहीं करता है दूसरे लोगों को, भारत उत्सव की तरह मनाता है। हमारे पूरे विश्व में शायद ऐसा कोई देश हो जिसमें इतनी विविधताओं को इतनी सम्मान के साथ, इतने अभिमान के साथ और इतने प्रेम के साथ, इतने स्नेह के साथ लिटरली मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ना ही सिर्फ मुस्लिम बल्कि किसी भी माइनॉरिटी के साथ, कभी मैं पूरी चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि भारत में कभी किसी माइनॉरिटी का परसिक्यूशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर 2 मुसलमान बच्चों को कोई धक्का भी दे देता है तो पूरे भारत के न्यूज चैनल्स पे वो न्यूज चलती है। तो मुसलमान जो है वो परसिक्यूटेड तो छोड़िए, माइनॉरिटिज्म के नाम पर एक्चुअली ओवर पैम्पर्ड है कि कुछ भी हो जाए, अगर फूंक भी कोई मार दे किसी मुसलमान को, वो तो सारे नेशनल मीडिया चैनल्स दिखाते हैं। और हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ कि हम मातृभूमि बोलते हैं आरिफ जी, हम लोग ऐसी जमीन का टुकड़ा, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं मानते हैं अपनी कंट्री को। जब हम कहते हैं भारत माता तो सब आपस में भाई बहन है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरे 2 भाई हैं, तो क्या मैं माइनॉरिटी हो गई? तो अगर आप प्रेम करते हैं अपने देश से, अगर आप अपने आप को हिस्सा मानते हैं अपने देश का, तो आप अपने आप को माइनॉरिटी कह ही नहीं सकते। आपको गाली लगेगा माइनॉरिटी, अरे काहे की माइनॉरिटी भाई, मैं अपने माँ बाप की उतनी ही बच्ची हूं जितने मेरे दूसरे भाई बहन है। तो देखिए ये शब्द ही मुझे लगता है माइनॉरिटिज्म या फिर परसिक्यूशन, ये भारत के लिए बने ही नहीं है आरिफ जी। और उदाहरण तो मैं सोचूं क्या, मैं मेडिटेशन में जाके शायद सबकॉन्शियस माइंड में भी ना निकल पाए कोई, ऐसा कभी भारत में ना हुआ है ना होगा, क्योंकि हमारी नेशनल एथॉस वायलेंट नहीं है। हम लोग हमेशा सर्व पंथ संभाव की बात करते हैं, यानी हर पंथ के लिए सम्मान होता है, अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान। ये है भारतीय संस्कृति। हम लोग अपने आप को शरीर नहीं मानते, अपने आप को आत्मा मानते हैं। हिंदू होने की सबसे पहली कंडीशन है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और वो आत्मा जो है उस परमात्मा का हिस्सा है, यानी कि जिन 5 तत्वों से सृष्टि बनी है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उन्हीं 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, 5 एलिमेंट्स। इतनी साइंटिफिक अप्रोच है हम लोगों की कि हम आत्मा परमात्मा को भी अलग नहीं मानते हैं। तो हम जातियों में, भाषाओं में, क्षेत्र में, संप्रदाय में
बंटने वाली मानसिकता भी नहीं है आरिफ जी। हम लोगों की जो नेशनलिज्म की भी फीलिंग है, मैं ये भी बताना चाहूंगी आपने के चैनल के माध्यम से, बिकॉज आपके जो ऑडियंस है उनका इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है, उनका बौद्धिक स्तर काफी ऊंचा है इन चीजों को समझने के लिए। तो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वो दूसरे देशों के राष्ट्रवाद जैसा भी नहीं है। हमें अपना बॉर्डर इसलिए सिक्योर रखना है, हमें अपने देश को विश्व पटल पे इस भूखंड को इसलिए सुरक्षित रखना है क्योंकि ये पूरे विश्व की हर समस्या का समाधान है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। आज विश्व कितनी समस्याओं से जूझ रहा है आरिफ जी। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेटिक चेंज है, और भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि हजारों हजारों साल पहले ये बोल गए हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। हमारे देवी देवताओं के वाहन जीव जंतु बताए जाते हैं। गोपाष्टमी से पहले गाय बैल की पूजा, धरती पे हल चलाने से पहले धरती की पूजा, पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ने से पहले मंत्र। तो हिंदू होने की दूसरी शर्त है प्रकृति प्रेमी। जो प्रकृति प्रेमी नहीं है, जो अपने आप को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता है, वो हिंदू नहीं है। तो देखिए विश्व की आज किन समस्याओं से जूझ रहा है विश्व, क्लाइमेटिक चेंज, उसका समाधान भी भारत देगा। तो क्यों ना हो राष्ट्रवाद भारत में। हमें पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना है। हमें दोबारा से, आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स आरिफ जी, वो समय आने वाला है जब विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भारत में मिलेगा और भारत दोबारा से विश्व गुरु बन के स्थापित होगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। विश्व के पास सवाल हैं, वो जूझ रहे हैं, हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। आप देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, साइकोपैथी, सोशियोपैथी और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स कितनी हो गई हैं, रिलेशनशिप इश्यूज दुनिया में कितने। मैं कहती हूँ कोविड तो चलिए अब चला जाएगा इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है जो पूरा विश्व झेल रहा है। 10 में से 8 लोग मेंटली कुछ किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। उसका समाधान भी भारत के पास है, योग और अध्यात्म। क्योंकि केवल मेडिटेशन में ही वो पावर है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी क्लियर कर सकती है। आप कोई भी दुनिया का काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट आपको वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकता जो आपको मेडिटेशन दे सकता है। और पूरे विश्व वॉर से जूझ रहा है। एक्सपेंशनिस्ट कंट्रीज एक दूसरे पे आक्रमण कर रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा समाधान। समाधान भारत है जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब वो परमात्मा ही मेरे अंदर है तो मैं दूसरे देशों को विजय करके क्या करूंगा, मैं जहां बैठा हूं वहां ब्रह्म है। तो विश्व की सारी समस्याओं का समाधान, ये एक अलग ही डिस्कशन हो जाएगा आरिफ जी, और बहुत लंबा, आई थिंक पूरे घंटा 1.5 घंटा चाहिए इस डिस्कशन के लिए कि कैसे विश्व की सारी समस्याओं का समाधान भारत के पास है। मैं बस ये चाहती हूं कि सभी लोग किसी भी मजहब को मानते हो, अगर किसी भी तरह से भारत से जुड़े हैं, अपने आप को खुशकिस्मत समझे और ये माने कि हम इंसान बन के पैदा हुए हैं और भारत में पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब हमारी कोई हायर कॉलिंग है। हम कुछ ना कुछ विश्व की समस्या का समाधान करने के लिए इस भूखंड पे पैदा हुए हैं, तो अपने उस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यही अपील और यही रिक्वेस्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से करना चाहती हूँ। सबूही जी, आजकल कर्नाटका भारत की एक स्टेट है जो कि बहुत ज्यादा खबरों में है इस्लामिक विक्टिम कार्ड के हवाले से। पहले तो मैं उसमें एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा, फिर दूसरे की तरफ आऊंगा कि अभी फैसला हुआ है कि मुस्लिम ट्रेडर्स को मंदिर के अंदर स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उस पर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया जा रहा है। खासतौर पे आप कुछ नाम जानती हैं जो लिखारी हैं, जो हेट स्पीच को बहुत प्रमोट करती हैं। राना अयूब हैं, अरफा खानम हैं, सबा नकवी हैं, वो बहुत ज्यादा उसको वो उठा के वो कर रही हैं कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा सवाल ये है कि मुसलमान तो यहाँ लंदन में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, वो कोई भी चीज खरीदने से पहले उस पर देखेगा कि हलाल है कि नहीं, और हलाल प्रोडक्ट मुसलमान ही बनाता है। तो खुद तो हिंदू को, या फिर आप ये बताएं कि जामा मस्जिद दिल्ली में ईद के दिन मस्जिद के अंदर किसी हिंदू को स्टॉल लगाने की इजाजत होती है? तो जब खुद किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो फिर आप खुद क्यों मांगते हैं मंदिर में स्टॉल लगाने की? आपके ख्याल में ये जो फैसला किया गया है कि मंदिर के अंदर मुसलमानों को, या सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें नॉन हिंदू का वर्ड यूज हुआ है कि किसी नॉन हिंदू को नहीं, तो आपका क्या ख्याल है, ये सही है? जी जी आरिफ जी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके सभी सवालों में। जितनी भी समस्याएं हैं सबकी जड़ें
और बहुत ही सोच समझ के आपने, आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आपने जो ड्राफ्ट किए क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के किए हैं। आपके इस सवाल में भी मैं 2-3 चीजें कवर करना चाहूंगी। जैसे आपने कुछ जर्नलिस्ट्स के नाम लिए, राणा अयूब तो आई थिंक मुसलमान ही है, कुछ और भी जर्नलिस्ट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली नॉन मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, लेकिन वो भी इस तरह का नरेटिव बनाते हैं कि भारत में मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है। तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर ये लोग कौन है। हम लोगों ने आरिफ जी राष्ट्र जागरण अभियान में 7 एंटी नेशनल फोर्सेस आइडेंटिफाई करी हैं। भारत भ्रमण करके हम लोगों ने सर्वे करके जितनी भी भारत विरोधी मानसिकताएं उनको 7 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया है कि 7 एंटी नेशनल फोर्सेस भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन क्विकली उनके नाम जरूर बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। पहली एंटी नेशनल फोर्स है वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी। दूसरी एंटी नेशनल फोर्स है अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन, जो प्राइमरीली 2 चल रहे हैं भारत में। एक इस्लाम संप्रदाय के बच्चों को बहला फुसलाकर पहले अलगाववादी बनाते हैं, फिर कट्टरवादी बनाते हैं, फिर आतंकवादी बनाते हैं और फिर इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक खालिस्तान की तरफ प्रेरित करते हैं खालसा संप्रदाय के बच्चों को। प्रोसेस सेम होती है आतंकवादी बनाने की, पहले अलगाववादी, फिर कट्टरवादी, फिर आतंकवादी। ये भी हमारा एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा कि हाउ अ टेररिस्ट इज मेड। इस पर भी प्रॉपर हमारी टीम ने रिसर्च करी है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं कि ये तो फरिश्ता है, ये तो नूर है, उसके अंदर परमात्मा है। तो आप किसी परमात्मा को रातों रात तो आतंकवादी बना नहीं सकते, तो पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है उसको टेररिस्ट बनाने की। और हमें ये जरूर समझने की जरूरत है कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं, लेकिन इस्लाम के नहीं। हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन खालसा पंथ के नहीं। हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, हम उस रिलीजन को इस्तेमाल करके जब स्टेट क्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, पंथ को इस्तेमाल करके पंथ सत्ता फैलाई जाती है, वहां वो एंटी नेशनल फोर्स हो जाती है, हम उसके खिलाफ हैं। तीसरी एंटी नेशनल फोर्स है बौद्धिक आतंकवादी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, जो बहुत डेंजरस हैं बिकॉज वो आपको तलवारें लेकर, रॉकेट लॉन्चर लेकर आते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन वो बच्चों की, खासतौर से युवा बच्चों के साथ उन धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक भारत से तोड़ते हैं। कोई बच्चा अगर तिलक लगा ले तो अरे अरे तुम कैसे ग्लोबल सिटीजन रहोगे, तुम तो बहुत कट्टर हो गए, तुम राम मंदिर का समर्थन कर दिया तो तुम तो बहुत कट्टर हो गए, किसी मुसलमान ने तिलक लगा लिया तो वो काफिर हो गया। तो इस तरह का ये जो बौद्धिक आतंकवादी होते हैं, टर्म्स कॉइन करते हैं आपको आपकी संस्कृति से तोड़ने के लिए। देन चौथी एंटी नेशनल फोर्स है इंटरनेशनल पावर्स, अंतरराष्ट्रीय ताकतें, जो हम सभी जानते हैं, जो भारत की ताकत पहचानती हैं, इस कारण भारत को तोड़ना चाहती हैं खंड खंड में। देन पांचवी है विधर्मी राजनीतिक दल, जो हमारे अपने ही लोग हैं लेकिन जातियों में और संप्रदाय में तोड़ के राजनीति करते हैं और सत्ता में रहने के लिए किसी भी एंटी नेशनल फोर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं। कभी कहीं अलग जाति की कोई पार्टी बना लेते हैं, कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की फिक्स्ड राजनीतिक दल हैं भारत में। जो मुसलमान साथ खून भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैंगस्टर बनो, माफिया बनो, रेपिस्ट बनो, पूरे अपनी प्रदेश को, देश को आग लगा दो, लेकिन हमें वोट देते रहो। वो मुसलमान बच्चों को अपराधी बना रहे हैं लिटरली, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। ऐसे विधर्मी राजनीतिक दल भी हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, एंटी नेशनल फोर्स है। देन कन्वर्जन माफिया, ये क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करके अपनी पंथ सत्ता फैला रहे हैं। किसी गरीब इलाके में जाते हैं, किसी बेचारे गरीब को 2 रोटी खिलाते हैं, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल देते हैं। तो देखिए, हम क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उन फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हैं जो क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करके अपनी सत्ता फैला रही हैं बस भारत में, पंथ सत्ता। देन एक 7th एंटी नेशनल फोर्स है कॉर्पोरेट माफिया, कंज्यूमरिज्म, बाजारवाद, जो बड़ी बड़ी बिग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट माफिया हैं, जिनको सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है। बड़ी बड़ी बीमारियां इजाद होती हैं, अस्पताल चलने चाहिए, दवाइयां बिकनी चाहिए, कोई मरता है सो मरे। इनको भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत नजर आता है। क्यों? उसका कारण मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि भारत के मूल में ही है प्रकृति से मैत्री। हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज प्रकृति में ढूंढ लेते हैं, जल में ढूंढ लेते हैं, मिट्टी में ढूंढ लेते हैं, योग करके ढूंढ लेते हैं, हवा में ढूंढ लेते हैं, प्राणायाम करके। तो उन लोगों का बिजनेस ही नहीं चलेगा अगर भारतीय संस्कृति का योग, अध्यात्म, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी पूरी दुनिया में अगर फैल गई, तो कहां से ये लोग अपना कंज्यूमरिज्म और बाजारवाद चला पाएंगे। तो ये 7 एंटी नेशनल फोर्सेस भारत के खिलाफ ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं। कोई भी एक ऑड कोई इंसिडेंट उठा लेंगे
और एक्सेप्शन को रूल बना के दिखाएंगे कि देखिए देखिए भारत में ये होता है। तो इस तरह की मानसिकताओं को जिस दिन हम पहचान जाएंगे उस दिन हमें कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। दिक्कत ये होती है कि हम खुद भी नहीं जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन कौन हमारे खिलाफ लड़ रहा है, और हम लोग कई बार आपस में ही लड़ने लग जाते हैं क्योंकि हमें ये तो दिख रहा होता है कि हमारे देश के साथ खराब हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन खराब कर रहा है, कौन हमारा दुश्मन है। तो हम एंजाइटी में या फ्रस्ट्रेशन में आपस में भी कई बार झगड़ने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है इन 7 एंटी नेशनल फोर्स को समझना, इनकी परिभाषा, इनका चेहरा कि ये कौन है और नकाब के पीछे ये कौन है, इनका मोडस ऑपरेंडी, इनका ऑब्जेक्टिव, हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। और इसी सवाल में आपने ये कर्नाटका का दुकान वाला एक उदाहरण सवाल पूछा था कि कुछ मुसलमान ट्रेडर्स को दुकान खोलने से मना किया जा रहा है। इसका जवाब 2 पहलुओं से मैं देना चाहूंगी। पहली बात तो ये ज्यादातर वही ट्रेडर्स हैं जिन्होंने हिजाब प्रकरण में अपनी दुकानें बंद कर ली थी, जो जुडिशरी के भी खिलाफ खड़े हो गए थे कि नहीं, जो भी जुडिशरी फैसला लेगी हमें कोई मतलब नहीं, हम दुकानें नहीं खोल रहे। अब वो बॉयकॉट कर देते हैं, वो डेमोक्रेसी के किसी भी पिलर को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र के किसी स्तंभ को नहीं मानते हैं, ना एग्जीक्यूटिव को मानेंगे, ना जुडिशरी को मानेंगे, ना लेजिस्लेचर को मानेंगे, और बस कट्टरवादी मौलानाओं के और मजहब की राजनीति करने वाले लोगों के कहने में आके दुकानें बंद कर लेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। दवाइयों तक की दुकानें बंद कर ली लोगों ने कि भाई कोई बीमार है उसको दवाई की जरूरत है, नहीं खोलेंगे जी। तो जब आप खुद मजहब के नाम पर अंधे हो जाते हैं तो फिर आप दूसरों से कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरा बहुत रैशनल दृष्टि से आपको देखेगा। नोबडी इज डिस्क्रिमिनेटिंग यू, यू योरसेल्फ आर डिस्क्रिमिनेटिंग योरसेल्फ। आप ही अपने आप को मजहब के नाम पे अलग कर रहे हैं ना, आप अपने आप को मेन स्ट्रीम का हिस्सा मानते क्यों नहीं है? आप धर्मांध क्यों हो जाते हैं कि कोई भी आप आके आपको भड़का के चला जाता है? आप सही और गलत में फैसला ही नहीं कर पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। दूसरा एक कारण दुकानें ना खोलने देने के पीछे ये भी है आरिफ जी कि देखिए आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं। हमने बचपन से सुना था कि जी हलाल जो है वो जिबा करने की एक प्रक्रिया होती है, कि एक स्पेसिफिक तरीका है कि अगर आप उस तरह से जिबा करेंगे तो वो खून धीरे धीरे शरीर से सारा निकल जाता है, तो मीट टॉक्सिक नहीं रहता है, सारा ब्लड निकल जाता है। ये हमने हमेशा से सुना था कि हलाल करने की प्रक्रिया है। हालांकि आगे जाने से पहले मैं ये भी कहूंगी कि मैं 100% वेजिटेरियन हूं और मैं हलाल हराम किसी भी तरह की जिबा करने की प्रक्रिया को प्रमोट या समर्थन नहीं देती हूँ। मैं जीव हत्या को बहुत बड़ा पाप मानती हूँ, और हलाल करना भी उतना ही गलत है जितना कि झटके से किसी जानवर को मारना। वो मेरी अपनी एक ओपिनियन है। लेकिन मैं हलाल प्रक्रिया के बारे में बताना चाहती हूँ कि सभी मुसलमान ये सुनते हैं बचपन से कि गोश्त को जिबा करने की एक प्रक्रिया हलाल है, लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं? आप किसी भी प्रोडक्ट का पैकेट उठाकर देखिए, हलाल बेसन, हलाल आटा, हलाल झाड़ू, इवन फर्नीचर आइटम्स हलाल। और एक हलाल सर्टिफिकेशन कंपनीज जो होती हैं उनकी हायरिंग प्रोसेस आप देखिए आरिफ जी, ये अलग एक रिसर्च का मुद्दा है, बहुत लोग इस पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं कि हलाल इकोनॉमी चल रही है पूरा प्रॉपर, कि जो हलाल सर्टिफाइंग कंपनीज होती हैं वो किसी हिंदू को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है अपने यहाँ, उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। हिंदू खरीदता है वो प्रोडक्ट, हिंदू से पैसा चाहिए आपको, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे हिंदू को, आप सिर्फ मुसलमान ही उस पैसे को जनरेट करेंगे। फिर आप उस पैसे को इकट्ठा करके कई ज़कात फाउंडेशंस बनी हुई हैं, आप वो चैरिटी भी सिर्फ मुसलमानों को देंगे, हिंदू को नहीं देंगे। देखिए आरिफ जी, जब हमारे देश में इतने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, हम अक्सर कभी पीएफआई को ढूंढते रह जाते हैं, अरे फंडिंग कहां से हो रही है, फंडिंग की जांच की जाए। तो ये भी सोचने की जरूरत है कि एक सेक्युलर कंट्री में पैरेलल इकोनॉमी चल कैसे रही है, एक लोकतंत्र में वो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, इनकम हो रही है, उस इनकम का कहां उपयोग हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने देश में आतंकवादी गतिविधियों को खुद ही फंड कर रहे हैं, तो हम ही अपनी मौत का सामान खरीद रहे हैं। कई बार मेरे मन में ये सवाल आते हैं कि हमें हलाल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत सोचना समझना चाहिए कि एक मेन स्ट्रीम एक देश है जिसमें सब लोग एक हैं, कि उस देश का कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं है, सेक्युलर कंट्री है, तो उसमें पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, पैरेलल जुडिशरी चल रही है, पैरेलल लॉज चल रही है, सारी चीज पैरेलल, एक पूरा सिस्टम चल रहा है भारत के खिलाफ, भारत के साथ साथ भारत के बगल में, और भारत से बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों को, अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, तो क्या एक रैशनल दृष्टि से उन चीजों पे सवाल नहीं करने चाहिए? तो डेफिनेटली ये सवाल करने चाहिए, और पढ़े लिखे मुसलमान इस पे बहुत काम भी कर रहे हैं।
काफी युवा भी अब हम लोगों से जुड़ रहे हैं। अभियान में भी जब हम प्रवास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मुस्लिम यूथ का भी मिल रहा है, जो अभी तक फिक्स में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उनके दिमाग की परतें खुल रही हैं। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जिस रिफॉर्म को हम लोग इमेजिन करते हैं इस्लाम में, वो आने का समय बहुत जल्दी आ गया है। और आपका, मेरा, हमारे जैसे और बहुत लोग हैं, उनका, और बहुत से ऐसे लोग जो फेस नहीं दिख रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का योगदान इसमें बहुत सराहनीय है और हम सब मिलकर इसको जरूर अंजाम देंगे। सुबोही जी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है खास तौर पे भारत में, लेकिन मेरे पास तो इतने सारे सवाल मजा, छोड़ के आई नो, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके सवालों में, मुझे बहुत मजा भी आ रहा है जवाब देने में, क्योंकि बहुत वेल थॉट और डीप इम्पैक्ट वाले आपके सवाल हैं। मेरे पास दो इम्पोर्टेंट सवाल हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा। ये जी जो हिजाब कंट्रोवर्सी है जी कर्नाटका में, जी उसके हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जब एक मुस्कान नामी लड़की आती है स्कूटी पे बैठ के और उसके सामने 50 लड़के आ जाते हैं हिंदू, तो वो खड़ी होके वहां पे अल्लाह अकबर का नारा लगाती है और उसका कॉन्फिडेंस देखने वाला था कि उसको पता था कि मैं भारत में खड़ी हूँ और मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन पूरा पाकिस्तान उसको ट्रेंड बना के नेशनल सॉलिडेरिटी डे बनाया कि जी हमारी मुसलमान बेटी मुस्कान ने हिंदुओं के छक्के छोड़ा दिए, ये वो। ये नहीं देख रहे कि एग्जैक्टली। हिंदुओं की शराफत के उन्होंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। लास्ट वीक एक हिंदू लड़की पूजा सिंध में सखर के मुकाम पे, उसने बेचारी ने जय श्री राम का नाम ही नारा नहीं लगाया। वो सिर्फ रेजिस्ट कर रही थी कि उसको एक इस्लामिस्ट किडनैप कर रहा था। ऑलरेडी 2 बार ट्राई कर चुके थे, वो नहीं हाथ आई थी। इस बार भी क्योंकि उसको पता था कि मैं किडनैप हो जाऊंगी तो मेरा बलात्कार होगा और मुझे फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाएगा और फिर शादी की जाएगी। उसको गोली मार दी, वो मर गई बेचारी। और उसके बाद 4 और वाकयात हुए जिसमें फोर्सफुली कन्वर्ट की गई हैं हिंदू लड़कियां। हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी बेगैरत है कि किसी पाकिस्तानी ने उसके बारे में बात तक नहीं करना पसंद करते, लेकिन मुस्कान के लिए पूरा मुल्क खड़ा हो गया था, जो कि कंट्रोवर्शियल इशू था। आपका स्टैंड क्या है ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी है उसको? जी आरिफ जी, मैं इसको बहुत ही क्विकली, क्योंकि समय की सीमा का ध्यान रखते हुए इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। देखिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको 4 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। सबसे पहला तो रिलीजियस, कि क्या इस्लाम में बुर्का, नकाब या हिजाब का जिक्र है। तो हम सभी लोगों ने सवाल किया और कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये प्रूव नहीं कर पाया कि बुर्का या नकाब या हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि एसेंशियल प्रैक्टिस वही होती है जो किसी भी रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में कोडिफाइड हो। कुरान में कोई भी आयत ऐसी नहीं है जो हिजाब, बुर्का या नकाब एज अ ड्रेस कोड की बात करती हो। सिर्फ अपनी शर्मगाहों को कवर करने की बात है, या कवर योर बॉसम्स, अपनी छाती कवर करिए। तो कहीं से कहीं तक ये रिलीजन का तो पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लाम के नाम पर केवल इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ते हुए कदम चल रहे हैं आजकल। रियलिटी में इस्लाम क्या है ये तो लोग भूल ही रहे हैं और सिर्फ कुछ मौलानाओं के कहने पे आके कुछ भी इस्लाम के नाम पर करने को तैयार हैं। तो देखिए, रिलीजियस तो ये बिल्कुल इशू था ही नहीं। दूसरी बात आती है संविधान की। इन लोगों ने बोला कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है, और भारत में हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें एक आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि मैं अपने पंथ का, अपने मजहब का पालन, प्रचार, प्रसार, प्रवचन, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट कर सकती हूँ। लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप संविधान उठा के पढ़ें तो कुछ शर्तें होती हैं फंडामेंटल राइट के साथ। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। अगर पब्लिक ऑर्डर नहीं ध्वस्त करके आप अपने राइट टू रिलीजन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप नमाज पढ़ने के नाम पे सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, और वहां की जो ड्रेस कोड पॉलिसी, एक पब्लिक ऑर्डर, एक व्यवस्था है, वो आपको माननी पड़ेगी। आप उस पब्लिक ऑर्डर को ध्वस्त करके अपना राइट टू रिलीजन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ये मैं तब की बात कर रही हूँ कि अगर ये राइट टू रिलीजन होता तो, हालांकि रिलीजन का तो राइट ही नहीं है, लेकिन अगर होता तो भी संविधान भी आपको इजाजत नहीं देता कि आपका राइट टू रिलीजन
आपकी जो हर अधिकार के साथ जो शर्तें हैं उनकी धज्जियां उड़ाए। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन स्पीच है हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवी देवताओं को अपमानित कर सकते हैं, भारत के गाली दे सकते हैं देवी देवताओं को। हर फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, कुछ एक बाउंडेशन होती है हर फंडामेंटल राइट के साथ जो आपको मानना पड़ता है। शाहीन बाग आंदोलन, राइट टू प्रोटेस्ट भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, बट यू कैन नॉट ब्लॉक द रोड्स। आप पूरी सिटी को होस्टेज बना के अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को टोटालिटी में समझे और रैशनैलिटी से देखिए तो सब समझ आ जाता है आरिफ जी। ये हिजाब प्रकरण भी जबरदस्ती खड़ा किया गया। एक और दोहरा चरित्र मैं आपको बताती हूँ इस प्रकरण के खड़ा करने वालों के पीछे, कि ये बोल रहे थे कि नहीं हम तो अपने रिलीजन की ड्रेस पहनेंगे। कर्नाटका के स्कूल में, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है वहां पे 1983 का, उस एक्ट को नहीं मानेंगे, स्कूल की एजुकेशन पॉलिसी की, ड्रेस कोड पॉलिसी की धज्जियां उड़ा देंगे, हम अपनी रिलीजियस ड्रेस पहनेंगे। लेकिन यही राइट टू रिलीजन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं माना जाता है। वहां पर गैर मुस्लिम बच्चों को शेरवानी और शलवार कमीज पहनने पर मजबूर किया जाता है। वहां बोलते हैं एएमयू और जामिया मिलिया में कि यूनिवर्सिटी पॉलिसी माननी पड़ेगी आपको जी, ड्रेस कोड मानना पड़ेगा स्कूल का, और यही ड्रेस कोड कर्नाटका में नहीं मानेंगे। तो देखिए दोहरा चरित्र। बात करते हैं महिलाओं के चुनने का अधिकार है जी, हालांकि स्कूल के स्टूडेंट